दोस्तों, बेईमानी मोहब्बत के 41वें एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लग रही हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपनी इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अंजलि के कहने पर दीपक ने अपने आदमियों को माही की छानबीन करने में लगा दिया था, लेकिन बहुत ही कोशिशों के बाद भी दीपक के हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं लगा था कि माही को ब्लैकमेल आखिर कर कौन रहा था। कुछ टाइम निगरानी के बाद भी उन्हें कुछ खास हाथ नहीं लगा। माही सामान्य जिंदगी जीती रही। उसने न तो किसी संदिग्ध व्यक्ति से मुलाकात की और न ही कोई संदिग्ध हरकत की। दीपक ने अंजलि को यह जानकारी दी। अंजलि, हमने पूरी माही की पूरी दिनचर्या देखी है। वो बिल्कुल सामान्य है, ब्लैकमेल वाली कोई बात का सबूत नहीं मिला। दीपक भाई ने कहा। अंजलि का गुस्सा फूट पड़ा। तो क्या वो खबर झूठी थी या फिर आप ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा नहीं है अंजलि, शायद माही इस मामले में बहुत सतर्क है। दीपक ने समझाने की कोशिश की। हर बार की तरह इस बार भी अंजलि को निराशा ही हाथ लगी। अपने कमरे में जाकर वो सोचने लगी, अगर माही को ब्लैकमेल किया जा रहा है तो वो इस पुराने गुप्त तरीके से कैसे छिपा सकती है, और अगर ये सच नहीं है तो राघव ने यह बात क्यों कही। अंजलि की सोच में उथल पुथल मची हुई थी। उसे हर तरफ से नाकामी मिल रही थी। पहले माही पर हमला विफल हुआ और फिर ब्लैकमेल हुई बात का भी कोई सबूत नहीं मिला। इस दौरान राघव ने एक और सुझाव दिया। अंजलि, हो सकता है कि माही के फोन पर कुछ सुराग हो। अगर हम उसका फोन हैक कर लें तो हमें कुछ पता चल सकता है, राघव ने कहा। अंजलि ने इस पर गौर किया। यह काम कैसे होगा? मैं एक हैकर को जानता हूं, वो माही का फोन हैक कर सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा, राघव ने समझाया। ठीक है, मैं इंतजार कर सकती हूँ, लेकिन इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए, अंजलि ने गुस्से में कहा। अंजलि की बेचैनी और बढ़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा कि माही को किस बात का डर है और वो किससे बचने की कोशिश कर रही है। ये लड़की हमेशा मेरे रास्ते में क्यों आती है? मैं उसकी कमजोरी ढूंढ कर रहूंगी, और जब मुझे उसका सबसे बड़ा राज पता चलेगा तब मैं उसे उसकी ही दुनिया से खत्म कर दूंगी, अंजलि ने खुद से ही कहा। माही अब भी इन साजिशों से अनजान थी। वो अपनी जिंदगी में हो रहे बदलावों से लड़ रही थी। ब्लैकमेल करने वाली बात सच थी, लेकिन वो इसे दुनिया से छिपा रही थी। उसे पता नहीं था कि अंजलि और दीपक जैसे लोग उसके खिलाफ साजिश रच रहे होंगे। इधर सिंघानिया हाउस में युवराज ने अपनी बहन काव्या को बताया। मैं ठीक हूं, और आप बताइए, कोई बात खास दीदी? काव्या ने प्यार भरे अंदाज में पूछा। अच्छा ये बताओ, तुम लोग मुझसे मिलने कब आ रहे हो? युवराज ने माही की ओर देखते हुए मुस्कुराया और फिर बोला, दीदी अभी तो सोमवार को हनीमून के लिए यूरोप जाना है, उसके बाद देखते हैं, काव्या ने नाराजगी जताने के अंदाज में कहा। अच्छा, मतलब मेरी बारी सबसे आखिर में आएगी? युवराज ने हंसते हुए जवाब दिया। आपकी बारी सबसे खास है दीदी, हम आते ही सबसे पहले आपसे मिलने आएंगे। फिर दोनों ने कुछ बातें और की और युवराज ने फोन काट दिया। फोन रखते ही माही ने सबरा को आवाज लगाई। सबरा, नाश्ता लेकर आओ। युवराज ने नाश्ते की टेबल पर बैठते हुए माही की ओर देखा और मजाकिया अंदाज में कहा, दीदी का फोन सुबह सुबह क्यों आता है? लगता है वो तुम्हारी बातें मुझसे ज्यादा सुनना चाहती है, माही ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो आपकी बहन है, उनकी शिकायत भी मुझसे ज्यादा आपकी ही होती है, युवराज ने फिर हंसते हुए कहा। तो फिर तुम भी जवाब दे दिया करो, मेरी दीदी से डरने की कोई जरूरत नहीं, माही ने शरारती लहजे में कहा। डर? मैं उनसे नहीं, बल्कि आपकी नाराजगी से लगता है मुझे डर, युवराज ने उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहा। तुम मुझसे नाराजगी का नाम भी मत लो, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो माही, तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा ही है, माही ने उसकी बातें सुनकर मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, ये सब मीठी मीठी बातें बंद करो और नाश्ता करो। उनकी बातों में एक दूसरे के लिए जो प्यार और अपनापन था वो साफ झलक रहा था। माही हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखती थी और युवराज हर उसकी मुस्कान को अपनी ताकत मानता था। दोनों की ये प्यारी नोकझोंक उनके रिश्ते को और मजबूत बना रही थी। सिंघाने हाउस में रोमांस भरा माहौल हर सुबह खास बनाता था। दोनों के बीच में प्यार और सम्मान का ये रिश्ता एक मिसाल था। उधर दूसरी तरफ आदित्य अपने दोस्त चिराग के घर में सोफे पर गहरे गम में डूबा हुआ था। उसका चेहरा बुरी तरह से थका हुआ था। आंखों में एक अजीब सी मायूसी थी। वो रात से उलझन में था, जब से टीना ने उस पर इल्जाम लगाया था कि फिर उसे घर से बाहर निकाल दिया था। उसे अब ये बहुत भारी लग रहा था। वो खुद के दोषी महसूस कर रहा था, लेकिन दिल में नहीं समझ पा रहा था कि जो कुछ भी हुआ है वो ऐसा क्यों हुआ है। चिराग ने आदित्य को देखा, जो उसी पोजीशन में बैठा था जैसे वो उसे छोड़कर गया था। चिराग के पास चाय का कप था, लेकिन वो खुद भी आदित्य की हालात से परेशान था।
चिराग ने चाय के कप धीरे धीरे आदित्य के पास रखा और उसे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, आदित्य तुम अभी भी यहीं बैठे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि कमरे में जाकर आराम करो, तुम अभी तक सोए नहीं। चिराग की आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। आदित्य ने धीरे धीरे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं यार, मुझे नींद नहीं आती। चिराग ने एक गहरी सांस ली और उसकी तरफ देखा। वो समझता था कि आदित्य की स्थिति इतनी गंभीर नहीं थी, लेकिन वो फिर भी परेशान था। क्या हो गया यार? तुम बहुत अजीब बातें कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, हुआ क्या है? चिराग ने आदित्य से पूछा। आदित्य ने धीरे धीरे उसकी आंखों में देखा और दिल में एक दर्द छुपा कर कहा, समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा चिराग, जो मेरे साथ हुआ है वो मैं खुद नहीं जानता। चिराग ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखा और उसे महसूस कराया कि वो अकेला नहीं है, और उसने कहा, क्या हुआ बताओ भी यार, आखिर हो क्या रहा है? उसने कई बार आदित्य से पूछा, लेकिन आदित्य ने उसे कुछ भी नहीं बताया। कुछ नहीं। आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए सिर झुका लिया। चिराग को अब आदित्य की हालात देखकर और भी चिंता हो रही थी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे लगता है डॉक्टर के पास चलना चाहिए, उसने कहा और आदित्य के माथे पर हाथ रखकर उसकी गर्मी महसूस की। आदित्य ने सर झुका लिया, फिर भी धीमे से कहा, नहीं यार, मुझे कहीं नहीं जाना। वैसे भी जो मेरे साथ हुआ है उसे कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा। आदित्य की आवाज में गम और निराशा थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर एक लंबी सांस ली और बोला, तुम जाओ अपना काम करो, ऑफिस जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। उसने कहा जैसे वो चाहता हो कि चिराग उसे अकेला ही छोड़ दे। चिराग को आदित्य की हालात देखकर बहुत बुरा लग रहा था। उसे डर था कि आदित्य का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बहुत बिगड़ चुका है। उसने कहा, कैसे छोड़ दूं यार तुझे अकेला? तुम बहुत परेशानी में हो, तुम्हारी हालत मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। चिराग सोच में डूब गया। फिर अचानक से उसे एक ख्याल आया और उसने अपनी आंखों में चमक लाते हुए कहा, मैं सोनिया आंटी को फोन करता हूँ, शायद वो कुछ बता सके। फिर वो आदित्य को अकेला छोड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया ताकि वो सोनिया को फोन कर सके। उधर चौधरी हाउस में टीना अपने रूटीन में व्यस्त थी। वो किचन में खड़ी चाय बनाने के बजाय मेरे कॉफी बना रही थी ताकि खुद को किसी तरह शांत कर सके। लेकिन आज उसकी स्थिति अलग थी, क्योंकि रीना के साथ उसके बीच की बातचीत ने उसे और भी उलझन में डाल दिया था। टीना ने कॉफी का कप तैयार किया। जैसे ही वह स्टोव से हट रही थी, तभी अचानक रीना उसकी नजर से गुजरती हुई किचन में दाखिल हुई। वो तेजी से उसके पास आई और पूछा, कॉफी बना रही हो? टीना ने अपना चेहरा बिना कोई भाव बदले, जैसा कि उसे कोई बात का फर्क नहीं पड़ा, जवाब दिया। रीना का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसकी आंखों में खिस दिख रही थी। दिल तो मेरा कर रहा है कि तुम्हारे इस कॉफी में जहर मिला दूं, उसने कहा और उसका स्वर कड़ा और झल्लाया हुआ था। टीना ने बिना किसी प्रतिक्रिया के अपने बाल ठीक करते हुए फिर उससे से पलट कर कहा, जाहिर सी बात है, आदित्य की बहन से मैं और क्या उम्मीद कर सकती हूँ। रीना ने गुस्से में नाक सिकोड़ी और फिर किचन के पास आकर बोली, मेरा भाई जान लेने वालों में से नहीं है, जान देने वालों में से है। तो तुम्हारे ये चतुराई और धोखेबाजी ड्रामा वो अच्छे हैं, तुम अपने घर वालों के सामने करो। टीना ने अपनी बात पर नजर डाली और फिर बेपरवाह होकर कहा, जाहिर है आप आदित्य की बहन है तो साइड तो उसी की लोगी। रीना का चेहरा और कड़ा हो गया और उसने कहा, तभी तो मैं अपने भाई को अच्छे से जानती हूँ, और जानती तो मैं तुम्हें भी हूं। टीना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो क्या जाना आपने? रीना ने उसकी बात का उत्तर देते हुए कहा, यही कि जो तुम ये ड्रामा कर रही हो इसके पीछे कोई और ही कहानी है। लेकिन मेरी एक बात याद रखना टीना, मेरे भाई को दुखी करके तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी, तुम भी बर्बाद हो जाओगी, आराम से नहीं रह पाओगी। टीना ने उसकी चुनौती को नकारते हुए कहा, अच्छा तो लगता है आपके इस शाप का मुझ पर कोई असर होने वाला है। अभी तो आप जाएं और अपने पागल भाई को संभाल लें। बिना कोई विचार किए अपनी कॉफी बनाने में व्यस्त हो गई। रीना ने इस पर और भी तीखा होकर कहा, हाँ पागल है मेरा भाई, साइको है मेरा भाई, तो तुम जैसी लड़की के प्यार में पड़ गया। तुम जैसी लड़की पर तो लानत भेजनी चाहिए, जिसने मेरे भाई को टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया। टीना ने शांत रहते हुए अपनी आंखों में गुस्से की लहर के साथ कहा, हाँ फेंक दिया, क्योंकि दिल भर गया था मेरा, और तो क्या करती, संभाल कर रखती। रीना की आंखों में जब और भी खिज और घृणा झलकने लगी, उसने कहा, पहले तो जानती थी कि मैं तुम्हारी नजर कहीं और है, इसलिए ना तुम्हें कोई शर्म है ना लिहाज। रीना ने ताना मारा। टीना अब और गुस्से में आ गई थी और उसने कहा, आप अपनी हद पार कर रही हैं। हद तो तुम पार कर चुकी हो टीना, लेकिन अब मैं देखना चाहती हूँ कि तुम और क्या क्या कर सकती हो।
रीना ने अपनी बात पूरी करते हुए उसकी तरफ देखा और फिर पलटकर वहां से चली गई। टीना ने कुछ देर उसे घूरा, फिर गुस्से में आकर अपनी कॉफी बनाने की प्रक्रिया में व्यस्त हो गई। रीना की बातें उसके जैसे नसों में जलती आग की तरह लग रही थी। कॉफी बनाने के बाद टीना ने अपने कॉफी का कप हाथ में पकड़ा और गुस्से में उबलती हुई सीधे अपनी माँ यामिनी के पास पहुंची। उसकी आंखों में गुस्सा और परेशानी साफ झलक रही थी, जैसा वो किसी से बदला लेना चाहती हो। टीना ने रीना की शिकायत करते हुए कहा, मम्मा, रीना दीदी मेरे पास आई थी और मुझे बहुत उल्टा सीधा बोलकर चली गई। वो कह रही थी कि मैंने ये जानबूझकर आदित्य को फंसाया है। यामिनी ने उसकी बातों में आकर हैरानी के साथ कहा, रीना तो समझदार है, उसे तो समझना चाहिए। सब कुछ तो उसकी आंखों के सामने हुआ है। हम कोई अपने दिल से कहानियां थोड़ी ना बना रहे हैं। टीना ने फिर भोली सी शक्ल बनाते हुए कहा, मुझे तो लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी उसकी बातें सुन सुनकर। आपको पता है अब क्या बोलकर गई है वो? शाप दे रही थी, मुझे कह रही थी कि भगवान करे तुम बर्बाद हो जाओ। यामिनी ने डरते हुए कहा, हाय भगवान, ना करे कि ऐसा हो मेरी बच्चे के साथ। और फिर टीना को प्यार से गले लगाते हुए कहा, मेरा बच्चा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, ये शाप वगैरह कुछ नहीं होता। बस ये रीना तो अपनी नाराजगी निकाल रही है तुम पर। टीना ने यामिनी को भड़काते हुए फिर कहा, लेकिन इस समय मेरी क्या गलती है मम्मा? गलती तो उनके भाई की है। शर्मिंदा नहीं हो रही, बल्कि उल्टा मुझे ताने मार रही है। तो सुनाने दो ना, तुम्हें क्या है? तुम तो ऐसे ही हर बात को दिल पर ले लेती हो। छोड़ो इस सब को, यामिनी ने टीना को समझाते हुए कहा। टीना ने एक बार फिर कोशिश करते हुए कहा, अच्छा खा सा जा रही थी मैं रात में, पता नहीं बाबा ने क्यों रोक लिया। यामिनी अब अपनी बेटे की बातों में सोचने लगी। उसकी चिंता और परेशानी साफ झलक रही थी, लेकिन उसने टीना को शांत करने की कोशिश की ताकि वो इस तनाव से बाहर निकले। उधर माही अपने घर की सफाई में व्यस्त थी। वो बहुत व्यवस्थित तरीके से काम कर रही थी। उसे घर पर हर चीज को सही जगह पर रखना अच्छा लगता था। उसकी नज़र सबरा पर थी, जो एक जगह से दूसरी जगह पर काम कर रही थी। माही ने सबरा को झिड़कते हुए कहा, सबरा ठीक से साफ करो, मैं बार बार नहीं आकर देख सकती कि कहाँ कहाँ धूल रह गई है। खुद ही से अच्छे से काम किया करो। सबरा ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, जी जी मैडम, मैं कर तो रही हूँ। माही ने उसकी बात सुनी और सफाई पर ध्यान देने लगी। तभी कमरे के बाहर से आवाज आई। आखिर किसकी आवाज थी कमरे के दरवाजे पर? कौन आ गया था इस समय? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस कहानी के साथ। दोस्तों, हमारे इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा प्यार देने के लिए जानी को ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये कहानी हमारी हर रोज शाम को 6 बजे आती है, तो आप हर रोज शाम को 6 बजे हमारे साथ जरूर जुड़ें।